चलो बात करते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, इसे सीपीआर कहते हैं और इसका दूसरा नाम है बेसिक लाइफ सपोर्ट, बीएलएस। इसका मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ। ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, यानी किसी भी इंसान की ये लाइफ बचाने वाला प्रोसीजर है जब उस कंडीशन में जब उसका हार्ट काम करना बंद कर दे या उसको और उसकी ब्रीथिंग है वो बंद हो जाए, यानी सांस लेना बंद हो जाए। उस कंडीशन में उस पेशेंट को हम सीपीआर देते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इसे इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर कहा गया है। इसे जो भी अपने वाइटल ऑर्गन है उनको क्या मिलती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। अब इसमें मैंने इंडिकेशन दे रखे हैं कि आपको किस इंडिकेशन में कार्डिक ये सीपीआर देना होगा। कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में, रेस्पिरेटरी अरेस्ट के पेशेंट में, CO2 और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग, इलेक्ट्रिक शॉक में, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, ड्रग रिएक्शन में। ऐसे केस में हम क्या देंगे पेशेंट को, सीपीआर। ठीक है। अब आप ये वीडियो को पॉज करके आप ये नोट भी कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब असेसमेंट फॉर सीपीआर, यानी किसी इंसान को सीपीआर की ज़रूरत क्यों, यानी उसके क्यों रहेगी, उसके लिए असेसमेंट क्या है। एपनिया की कंडीशन में, एब्सेंस ऑफ पल्स, डायलेटेड प्यूपिल, यानी जो आई के जो प्यूपिल है वो डायलेट रहे, अनकॉन्शियसनेस यानी पेशेंट बेहोश हो, साइनोसिस एंड फिट्स यानी पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी स्किन कलर है वो ब्लू कलर की रहे, और फिट्स उसको दौरे आए। अब बात करता हूँ मैं प्रायोरिटी असेसमेंट की, यानी सीक्वेंस के आधार पे हम सीपीआर की, यानी कोई पेशेंट है उसको सीपीआर की कैसे ज़रूरत पड़ी, यानी उसका क्या सीक्वेंस होगा उसके लिए। चलो इसमें मैंने पहला क्या दिया, इसमें डिटरमाइंड अनकॉन्शियसनेस, यानी डिटरमाइन करेंगे पेशेंट की कि वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस। आपके सामने एक पेशेंट, यानी कोई पड़ा हुआ पेशेंट है, रोड पे आप सड़क पे जा रहे हो, आपको एक पेशेंट मिला, ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा कि उसे सीपीआर देना। ये तो है नहीं कि हम कोई मिला और हमें उसे जाते ही सीपीआर देने लग जाएंगे, नहीं। पहले हम जाएंगे पेशेंट के पास, पेशेंट को टच करके करके बोलेंगे, उसको पूछेंगे, उससे रिस्पांस मांगेंगे कि हेलो, आर यू ऑल राइट, व्हाट्स योर नेम। वो कुछ भी, यानी वो फिर अगर हमें सामने से रिप्लाई करेगा, अगर वो कॉन्शियस होगा तो रिप्लाई करेगा, अगर अनकॉन्शियस नहीं होगा तो वो रिप्लाई नहीं करेगा। अगर वो रिप्लाई करेगा तो उसको सीपीआर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो रिप्लाई नहीं करेगा, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो हम फिर सेकेंड स्टेप अपनाएंगे, असेस पल्स फॉर 5 to 10 सेकेंड। हमेशा सीपीआर में एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी हम पल्स चेक करेंगे वो उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। उसको टाइम है 5 से 10 सेकेंड के बीच के, उससे ज़्यादा टाइम हम नहीं दे सकते, इतनी टाइम में चेक करना होगा। ये क्वेश्चन बना हुआ है इस पर। तो इसमें सेकंड यानी फर्स्ट में तो हम उसकी कॉन्शियसनेस चेक करेंगे, अगर अनकॉन्शियस है तो उसे सीपीआर देने की सोचेंगे हम। तो अगली स्टेप क्या है, असेस पल्स फॉर 5 to 10 सेकेंड। ठीक है। तो इसमें हम क्या होगा कि हम पेशेंट की पल्स असेस करते हैं। अगर हमें उसकी पल्स मिल रही है, अगर कोई एडल्ट है तो उसको कैरोटिड है, कैरोटिड आर्टरी ये चेक करेंगे। और फिर अगर कोई यानी इन्फेंट है या बच्चा है तो उसकी फीमोरल या रेडियल से। ठीक है। तो अगर हाँ, अगर उसमें पल्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसे सीपीआर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसमें पल्स एब्सेंट है तो उसे सीपीआर की ज़रूरत होगी। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप अपनाएंगे, कौन सी, परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए पहले पेशेंट को किसी भी एक सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, और ध्यान रहे जो जिसे उस यानी जिस जगह पे लेटाएंगे वो क्या हो, फर्म एंड फ्लैट, यानी वो एकदम से कठोर हो और एकदम से सतह उसकी क्या हो, समतल हो, फ्लैट हो। ऐसी जगह पे सीपीआर हमेशा सुपाइन पोजीशन में देते हैं। पेशेंट कौन सी पोजीशन में रहेगा, सुपाइन में। और फिर फोर्थ है ओपन एयरवे, उसका एयरवे है वो ओपन करेंगे। उसके लिए 2 मेथड है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, और एक है जॉ थ्रस्ट मैन्यूअल। ये मैं आगे इसको डिस्क्राइब करूँगा क्योंकि ये फिर से रिपीट होंगी है, इसमें मैंने डायग्राम देके समझा रखा है। फिर फिफ्थ है
चेक ब्रीथ एंड डिलीवर ब्रीथ, यानी पेशेंट की जो सांस है उसे चेक करेंगे, फिर उसको हम ऑक्सीजन देंगे। ये है इसका सीक्वेंस है सीपीआर का। अब बात करता हूँ मैं CAB फार्मूला फॉर सीपीआर। पहले एक सीपीआर के लिए एक फार्मूला था ABCD, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिफिब्रिलेशन, लेकिन आजकल ये चेंज कर दिया गया है नई गाइडलाइन के अनुसार। अब क्या है CAB, कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीथिंग। अब बात करते हैं मैं पहले कंप्रेशन की। आप ये जो मैंने टेबल बनाई है, ये टेबल में से क्वेश्चन आता है, कंप्रेशन के बारे में पूछते हैं। तो इसकी मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया है कंप्रेशंस के लिए। एडल्ट की कैटेगरी, चाइल्ड की, चाइल्ड कौन से 1 से लेके 8 साल तक के, और इन्फेंट बिलो 1 ईयर। तो इसमें पल्स असेसमेंट करते हैं। पल्स हमेशा एडल्ट में तो कैरोटिड से, बच्चों में 1 से लेकर 8 साल तक की उम्र की में फीमोरल से, और इन्फेंट में ब्रेकियल और फीमोरल से। कंप्रेशन मेथड 2 हैंड एडल्ट में, 1 हैंड और या 2 हैंड चाइल्ड में, 2 फिंगर और या 2 थंब यानी दोनों अंगूठों की सहायता से या 2 उंगलियों की सहायता से पेशेंट को कंप्रेशन देंगे। अब कंप्रेशन करने की जगह हम चेस्ट पे कंप्रेशन देंगे कहाँ? एडल्ट में लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, यानी जो अपना स्टर्नम का नीचे का आधा भाग है वहाँ पे हाथ रख के बिटवीन निपल्स लाइन, जो निपल्स के जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके बीच में, सेंटर्स ऑफ हार्ट के एकदम से सेंटर में। ऐसे ही चाइल्ड में रहेगा कंप्रेशन करने की जगह, लेकिन इन्फेंट में जस्ट बिलो निप्पल लाइन, जो निप्पल लाइन है उससे थोड़ा नीचे, वहाँ पे हम कंप्रेशन करेंगे। अब कंप्रेशन करने की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, मतलब कितना हमें कंप्रेस में कितना दबना चाहिए? जो चेस्ट है एडल्ट और चाइल्ड में 2 इंच और इन्फेंट में 1.5 इंच यानी 1.5 इंच कंप्रेशन रेट है। कंप्रेशन रेट एग्जाम में पूछा जाता है, कंप्रेशन रेट कितनी होनी चाहिए? 100 पर मिनट। अब ये है नीचे वाली जो ये कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो की है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अकॉर्डिंग टू रेस्क्यूअर है, यानी बचाने वाले के में। एडल्ट में हमेशा एक बचाने वाला 1 हो या 2 हो, उसमें 30:2 ही रहेगा। अगर उसे 30:2 का ही रहेगा, यानी 30 तो चेस्ट कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन, तो 30:2 यानी 30 तो कंप्रेशन हो गए और 2 वेंटिलेशन, चाहे बचाने वाला 1 हो चाहे बचाने वाला 2 हो। लेकिन चाइल्ड और इन्फेंट में अलग है। अगर बचाने वाला 1 होगा तो 30 तो कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन, लेकिन बचाने वाले 2 होंगे तो 15 तो कंप्रेशन और वेंटिलेशन 2, यानी 15 बार कंप्रेस करने के बाद में उसको क्या देंगे? 2 ब्रीथिंग देंगे। ये इसका कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो है। ये नई गाइडलाइन के अनुसार है। अलग अलग बुक में पहले की दे रखी है वो अलग थी, अब ये नई चेंज हुई है। आप इसी करें क्योंकि एग्ज़ाम में इसी का आंसर ठीक होगा। अब बात करते हैं एयरवे। अब यानी आफ्टर परफॉर्मिंग 30 कंप्रेशन ओपन विक्टिम्स एयरवे, यानी 30 कंप्रेशन देने के बाद में हम जो भी विक्टिम है उसका क्या करेंगे? एयरवे ओपन करेंगे। एयरवे ओपन करने के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो जगह बताई थी, यानी मैंने 2 मेथड बताए थे, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। तो इसमें हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड का मतलब क्या है? यानी पेशेंट है, हम हेड टिल्ट उसका सर पकड़ के उसका ऊपर करेंगे, चिन लिफ्ट उसकी ये जो थोड़ी है चिन उसको ऐसे ऊपर करके उठाएंगे, फिर ऐसे मुंह खोल के पेशेंट को क्या देंगे? ब्रीथिंग। और सेकंड मेथड है जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। ये मेथड तब काम में लेते हैं जब किसी पेशेंट को हेड, नेक और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो। इम्पोर्टेंट है ये। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कोई पेशेंट है उसके हेड, नेक, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, तो आप उसका यानी आप उसका एयरवे ओपन करने के लिए कौन सा मेथड काम में लोगे? तो उसके लिए क्या देंगे? जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करता हूँ मैं ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग कैसे देंगे? यानी पेशेंट है उसके जो नोस्ट्रिल है उसको तो बंद, उनको यानी उंगलियों से ऐसे दबा के पिंच कर लेंगे, माउथ से माउथ उसे ब्रीथिंग देंगे। एक इफ़ पर्सन इज़ नॉट ब्रीथिंग देन 2 इफेक्टिव ब्रीथिंग 1 सेकेंड
पर यानी अगर पेशेंट के लिए अगर वो ब्रीथिंग नहीं हो पा रही है तो उसको एक ब्रीथ पर सेकंड के हिसाब से उसको क्या देंगे, ब्रीथ देंगे। उसकी वेंटिलेशन रेट कितनी होनी चाहिए, 8 से 10 वेंटिलेशन पर मिनट, यानी 8 to 10 वेंटिलेशन। ईच ब्रीथ शुड बी डिलीवर्ड आफ्टर एवरी 6 to 8 सेकेंड, यानी 6 या 8 के सेकेंड के अंतराल में उसको एक ब्रीथ है वो क्या हुआ डिलीवर्ड कर देनी चाहिए। हम उसको देखेंगे विजिबल चेस्ट रेस्ट के लिए, यानी विजिबल चेस्ट, यानी जो उसका चेस्ट है उसको राइज होने के लिए उसको हम कितना टाइम देंगे, 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड देखने का टाइम मिलेगा कि उसको चेस्ट राइज हो रहा है या नहीं हो रहा। ये थी ब्रीथिंग। अब बात करता हूँ एक्टिवेटेड इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम, यानी अगर आपकी 2 कैटेगरी होगी, एक तो चाइल्ड की और ये एक तो एडल्ट की होगी, एक चाइल्ड और इन्फेंट की। एडल्ट में क्या होगा, हम पहले 5 तो CPR 5 साइकिल CPR की कंप्लीट करेंगे, उसके पहले फ़ोन करेंगे, उसके बाद में 5 साइकिल CPR के देंगे। लेकिन चाइल्ड में क्या होगा, पहले 5 साइकिल CPR के देंगे, उसके बाद में लास्ट में कॉल करेंगे यानी इमरजेंसी के लिए, अगर कोई भी एम्बुलेंस है उसके लिए। फिर से समझाता हूँ, एडल्ट है उसको यानी पहले तो हम एम्बुलेंस को या किसी सहायता के लिए कॉल करेंगे, उसके बाद में 5 साइकिल ऑफ CPR देंगे। अगर कोई चाइल्ड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो उसको 5 साइकिल ऑफ CPR देंगे, उसके बाद में क्या कोई भी अगर इमरजेंसी है या एम्बुलेंस हो उसको कॉल करेंगे। और फिर फोर्थ है डिफिब्रिलेशन। ये क्या है, ये थेरापेटिक डोज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द पेशेंट, यानी जो पेशेंट है उसको थेरापेटिक डोज ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी उसको यूँ समझ लीजिए शॉक दिया जाता है, करंट इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिया जाता है उसके पेशेंट के जो कंडक्टिविटी है उसको चलाने के लिए कार्डियक अरेस्ट के केस में। और इसका क्या है, प्लेसमेंट ऑफ पेडल, बेस ऑफ हेड और अपेक्स ऑफ हेड, ये दोनों पेडल है, एक को तो बेस ऑफ हेड पे और दूसरे को अपेक्स ऑफ हेड पे प्लेस करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसको डिफिब्रिलेटर करेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ CPR, कॉम्प्लिकेशन क्या है CPR के, रिब फ्रैक्चर, प्लेल चेस्ट, स्टर्नम फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्यों होगा, क्योंकि हमें यानी जो भी हम कंप्रेशन देंगे वो क्या देंगे, स्पीड से देंगे, ठीक है, बिना रुके देंगे, तो उसमें चांस है कि फ्रैक्चर हो भी सकता है, तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। अब बात करता हूँ MCQ आपको खुद को ही निकालने पड़ेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, MCQ निकालिए और आप उसके आंसर नोट करके रख लीजिए, फिर बाद में आंसर नीचे चेक कर लीजिए। आप मेरी ये PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर लेना। ये उसके आंसर्स हैं, ये कई शॉर्ट मीनिंग है जो CPR के केस में पूछी जाती हैं, तो आप इसे भी याद कर लेना। एम्बू बैग की है, ये तो नॉर्मली है। AED, कईयों को पता नहीं कि डिफिब्रिलेटर की AED भी है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये उसका टाइप है। DNR, डू नॉट रिसक्सी